जय हिंद साथियों, फिर से एक बार आपको इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि आज की क्लास से हम लोग जब नेक्स्ट क्लास होगा तो हम लोग उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात नियामक ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो आज हम लोग आज का टॉपिक है हम लोगों का नियामक ज्योमेट्री। तो नियामक ज्योमेट्री में नियामक ज्योमेट्री हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं नियामक ज्योमेट्री, पढ़ने का क्या मतलब है। पहले ही क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम लोगों का यह उद्देश्य होगा क्यों हेलो सभी सर। लोग माइक ऑन करिए। हाँ, तो हम लोगों का यह उद्देश्य होगा कि नियामक ज्योमेट्री पढ़ने के लिए हमको जरूरत किस किस चीज की है। हेलो तो सर, हाँ हेलो। प्रॉब्लम एक दो क्वेश्चन प्रॉब्लम है हाँ हाँ, तो इसके बाद हम बता देंगे, ठीक ना। लास्ट में। हाँ हाँ, तो नियामक ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या फायदे हैं, ये जानना जरूरी है कि नियामक ज्योमेट्री आखिर पढ़ते क्यों हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करें, ठीक है दोस्तों। तो अगर किसी चीज को मान लेते हैं कि किसी चीज के सापेक्ष में हमको किसी चीज को दर्शाना है, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु कहाँ पे है, कोई व्यक्ति कहाँ पर है, अगर हमको यह दर्शाना हो तो इसके लिए हम लोग नियामक ज्योमेट्री का उपयोग करेंगे। देखिएगा क्या मतलब है पढ़ने का। नियामक ज्योमेट्री, देखिए नियामक ज्योमेट्री में 3 अक्ष होते हैं मुख्यतः, एक्स वाई और जेड। आप लोगों को जो पढ़ना है केवल एक्स वाई ही पढ़ना है। जब आप लोग इंटर में जाइएगा, मैथ्स का क्लास कीजिएगा, फिजिक्स में पढ़िएगा तो उसमें 3 नियामक पढ़ते हैं। कितने नियामक पढ़ते हैं? 3 नियामक। वास्तव में कोई भी वस्तु होता है वह किसी वस्तु के सापेक्ष में 3 बिंदु पर स्थित होता है। जैसे में अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर एक लाइन ले लिए, यह लाइन है, दूसरा यह लाइन। इस दोनों लाइन को अगर हम क्रमशः एक शख्स, ठीक है, इसको मानते हैं एक शख्स, इसको क्या कहेंगे? एक शख्स कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे एक शख्स और इसको कहेंगे वाई अक्ष। इसको क्या कहेंगे? वाई अक्ष, ठीक है। एक शख्स और वाई अक्ष, इसको वाई कहेंगे, इसको वाई डैश कहेंगे। तो दो रेखाओं के समकक्ष मतलब कि के अनुपात, इसको और इसको तुलना करते हुए किसी बिंदु को, किसी वस्तु, मान लेते कि कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, हमको किसी को बताना है कि यह वस्तु जो है कहाँ पे रखा हुआ है। या मान लेते हैं कि मान लेते यह भारत, हम कोई चीज बनाए, ठीक है, यहाँ पर सेंटर इसको मान लिए, इसको क्या मान लिए? एक्स और वाई का सेंटर मान लिए। अगर आप हमको बताना है कि इस सेंटर से जो वस्तु है किधर है, तो हम क्या कह सकते हैं? इस सेंटर से वस्तु ऊपर है। क्या है? ऊपर है। लेकिन फिर यह बताना पड़ेगा ऊपर है तो दाहिनी ओर है कि बाईं ओर है। तो हम यह भी बता सकते हैं कि यह दाहिनी ओर है। किधर है? दाहिनी ओर। आप जिधर से देख रहे हैं उधर से, जैसे हम इधर से देख रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा? मेरे दाहिने हो जाएगा। यानी कि जिस बिंदु से दाहिने है और कहाँ है तो ऊपर है, दाहिने है और ऊपर है। उसी प्रकार से कोई बिंदु अगर मान लेते यहाँ पर है तो हम इसको क्या कहेंगे कि मूल बिंदु से जो यह सेंटर है, इस सेंटर से जो है बाएं तरफ है। किधर है? देखिए मेरा हाथ, बाएं हाथ इधर है तो बाएं तरफ है और नीचे है। तो शब्दों का जाल मतलब बाएं है, नीचे है, ऊपर है, दाहिने है, ऊपर है, बाएं है, तो यह बताना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमने नियामक ज्योमेट्री का क्या कर दिया, एक तरह से खोज कर दिया और इससे कर दिए कि चलो इसको दर्शाने के लिए एक नियम बना देते हैं कि अगर कोई भी वस्तु सेंटर से ऊपर होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सेंटर से बाएं होगा तो कैसे लिखेंगे, सेंटर से दाएं होगा तो कैसे लिखेंगे, सेंटर के नीचे होगा तो कैसे लिखेंगे। इसी को दर्शाने के लिए वास्तव में
तीन लाइन होते हैं, जैसे में यहाँ पे है, यहाँ तो केवल 2 है, यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो केवल 2 है, लेकिन जब हम तीसरा ले ले, तीसरा यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा देखिए 3 हम छोड़ दिए हैं, 3 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी जा सकता है, इसके इधर और इसके इधर, यानी कि टोटल 3 है, तो कोई बिंदु यहाँ पर है, अर्थात हम इसको बता सकते हैं कि यह कहाँ पर है, यह आपका सेंटर हो गया। जैसे अगर हम किसी, आप दीवार का कोना देखिए, अगर आप घर में बैठे हुए तो आप दीवार का जहां पर आपका छत है वहां से 3 लाइन जाती है, एक जो है छत के ऊपर एक दाहिने तरफ, एक बाएं तरफ गया होगा, एक नीचे आया होगा, या आपने नीचे धरती के पर देखिएगा तो आपके दीवार में भी 3 क्रम होगा, एक ऊपर गया होगा, एक दाहिने गया होगा, एक बाएं गया होगा। तो वास्तव में हम केवल 2 ही सतह पढ़ रहे हैं, केवल नीचे की ज्ञान के लिए, धरती पर केवल ज्ञान के लिए अगर हमको प्राप्ति करना है तो हम केवल 2 ही बातों को ध्यान रखना है। जैसे पर आप कहां पर बैठे हुए मान लेते हैं कि सेंटर आपका दीवार ले लेते हैं, और मोबाइल से कैमरा नहीं, मतलब कि मान लेते हैं कि दीवार का एकदम सेंटर वाला जहां पर कोना होता है, 2 दीवार जहां पर जुड़ता है, मान लेते हैं कि यह 2 दीवार है, ठीक है, एक इस साइड गया है और मान लेते हैं कि एक इस साइड गया है, तो आपका घर ऐसे है, इसका मतलब है कि कोई आप बैठे हुए हैं तो उस कोना से कितने दूरी पर है, आपका कोई पेन गिरा हुआ है तो वो कहां पर है। तो इसी चीज को दर्शाने के लिए भारत के नक्शा में अगर हम लोग दिखाएंगे तो विश्व को सेंटर कहीं एक जगह मान ले तो वहां से हम भारत कहाँ पे है, तो इस सारी चीजों को दर्शाने के लिए हम लोग एक्स वाई जेड 3 नियामक का जरूरत पड़ता है, लेकिन हम लोगों को केवल सतह पर दिखाने के लिए 2 नियामक का जरूरत पड़ता है। तो इसी को हम लोग एक्स वाई नियामक के अंतर्गत पढ़ेंगे, इसको कहते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट। इसको क्या कहते हैं? एक्स वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, अर्थात एक्स वाई नियामक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्स वाई नियामक कहते हैं। इसमें एक अक्ष है, दूसरा वाई अक्ष है। देखिए जो पड़ा हुआ हाथ है, जो परी लाइन है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, जो खड़ी लाइन है उसको वाई अक्ष कहते हैं। जो आपका खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन ये दिखाई दे खड़ा हुआ लाइन है, उसको हम लोग वाई अक्ष कहेंगे, और जो पड़ा हुआ लाइन है यानी कि लेटा हुआ लाइन है उसको हम लोग सॉरी इसको वाई अक्ष कहेंगे और इसको एक्स अक्ष कहेंगे। अब थोड़ा देखिएगा, एक अक्ष में भी 2 प्रकार का हो गया, एक तो दाहिने ओर गया तो दाहिने को हम लोग पॉजिटिव में, और एक बाएं ओर आ गया तो इसको माइनस में कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? माइनस। फिर उसी प्रकार से ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस में। अब यहां से ही देखिए कितने, अगर हम बात करें तो यह 1 2 3 4 क्वाड्रेंट में विभाजित हो गया, यानी कि 4 गो पाद बन गया। यानी कि इसको हम देखें तो कितने पाद हो गया? 4 पाद हो गया। तो देखिए तो इधर क्या है? प्लस है, इधर क्या है? प्लस है। तो ऊपर है और दाहिने में है, यानी कि सेंटर से ऊपर है और दाहिने में है, यानी कि प्रथम पाद हो गया। इसको हम लोग कहेंगे प्रथम पाद। याद रखना है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन यहां से आएगा कि प्रथम पाद का नियामक क्या होता है। ठीक है, एक एक चीज समझना है। प्रथम पाद यहाँ पर देखें तो पहले एक्स को लिखते हैं, तो देखिए एक्स क्या है? पहले एक्स को लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है? पहले एक्स को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे। किसी भी चीज को दर्शाने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले एक्स फिर वाई और फिर वैसे रहता है तो जेड लिखते हैं, लेकिन हमको यहाँ एक्स वाई केवल जब पढ़ना है तो एक्स वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स वाई। अर्थात पहला वाला क्या है? माइनस है, और दूसरा इधर आएंगे तो प्लस है। अर्थात द्वितीय पाद जो है, द्वितीय पाद जो है, द्वितीय पाद ये हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो माइनस हो गया, ठीक है, और इधर भी माइनस हो गया, तो यह हो गया तृतीय पाद। तृतीय पाद। और देखिए इधर प्लस है और वाई नियामक क्या है? माइनस है, अर्थात प्लस माइनस, तो यह हो जाएगा चतुर्थ पाद। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस।
इंग्लिश में कहेंगे एक्सिस, हिंदी में अक्ष कहेंगे। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा? सबसे पहले पूछेगा कि प्रथम पाद का नियामक क्या होता है। यह चारों ऑप्शन दे देगा, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। तो प्रथम पाद पूछेगा तो आंसर ये हो जाएगा। द्वितीय पाद पूछेगा तो यह हो जाएगा। तृतीय पाद पूछेगा तो यह हो जाएगा। तो चतुर्थ पाद पूछेगा तो यह हो जाएगा। सिंपल सा देख लीजिए, कुछ भी तो नहीं है इसमें, आमने सामने वाला। देखिए प्लस प्लस है, माइनस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। सिंपल सा देखिए, जो प्लस है वो माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, माइनस यहाँ का माइनस यहाँ प्लस हो गया। तो प्रथम से स्टार्ट होता है प्लस प्लस से, क्या चीज से स्टार्ट हुआ? प्लस प्लस से। फिर द्वितीय में गया तो माइनस प्लस, फिर तृतीय माइनस माइनस, और चतुर्थ में आया तो प्लस माइनस हो गया। क्या हो गया? प्लस माइनस। तो आप लोगों को बताना है कि यह प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, यह चारों पाद का नियामक याद होना चाहिए। अभी यह इस चारों पाद का नियामक याद होना चाहिए। याद हो गया। तो यह चारों पाद आप लोगों को याद होगा? किसी को कोई यस दिक्कत? सर। नो सर। तो चारों पाद क्या लागा? चलिए एग्जाम में क्या पूछेगा? पूछेगा कि चार पाद किस पाद में स्थित है? प्रथम, प्रथम, ठीक है, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। प्रथम तो पाद किस में है। पाद में? अब कुछ भी नहीं है तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे कुछ भी नहीं तो प्लस, अर्थात दोनों प्लस है तो प्रथम पाद में। हमसे पूछेगा कि -4 और -3 किस पाद में है? तो तृतीय, क्योंकि दोनों माइनस है तो तृतीय पाद में। हमसे कह देगा कि माइनस प्लस किस पाद में है? तो माइनस द्वितीय, प्लस द्वितीय पाद में। अगर हम यहाँ से कर देगा कि +4 -3 किधर है? प्लस चतुर्थ, पहले नहीं देता है बाबू, यहाँ पर माइनस कर देगा। अब आपको बताना है। तृतीय, तो एक चतुर्थ, क्वेश्चन यहाँ से आना क्या फिक्स है। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है प्रथम पाद, द्वितीय पाद और तृतीय पाद क्या होता है। देखिए प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। प्रथम पाद प्लस प्लस होगा, द्वितीय पाद माइनस प्लस होगा, तृतीय पाद माइनस माइनस और चतुर्थ पाद जो है वह प्लस प्लस। हमको कह देगा कि इस बिंदु को आप लोग खोजिए, कहां पर लिखा हुआ है। देखिए कॉमा के साथ है 4,5। हमसे पूछेगा कि यह कहां पर होगा। तो अब हमको तो पता चल गया कि दोनों प्लस में है तो यहीं पे होगा, प्रथम पाद में है। लेकिन प्रथम पाद में कहां होगा? अब हमको ये पता लगाना है कि प्रथम पाद में तो है, क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस है, दोनों प्लस है तो प्रथम पाद में होगा। चलो ठीक है, प्रथम पाद में होगा। लेकिन प्रथम पाद में कहाँ होगा ये हमको पता लगाना है। अब ये पता लगाना है कि प्रथम पाद में कहाँ होगा, तब तो होगा लफड़ा। तो पहले कह रहा है कि एक्स में हमको 4 भरना है, तो हम कहेंगे कि चलो यूनिट ले लेते हैं। यह 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, यूनिट अपने हिसाब से देखा जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, ठीक है, और यह आपका चौथा है, यह आपका चौथा। क्योंकि पहले एक्स लिखा हुआ है तो यह 4 लिखे। जैसे ही 4 लिखा तो हम लोग दाहिने साइड भागेंगे। जब 4 लिखेगा तो दाहिने साइड, माइनस में लिखेगा तो बाएं साइड। अगर प्लस में लिखेगा वाई बोला तो ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। अगर माइनस में लिखा तो नीचे आएंगे। अगर y प्लस में होगा तो इसको हम लोग ऐसे सूचित भी करते हैं। देख लीजिए, यह y है, यह y डैश है, यह x है, यह x डैश है। तो डैश वाला माइनस में, डैश वाला माइनस में, डैश वाला माइनस में। तो हमको कहाँ जाना है? 4 और 5 में, अर्थात 4 तो इधर चले आए और 5 इधर जाना है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर। अब इस दोनों को मिलाएंगे, इस दोनों को मिलाएंगे, इस दोनों को मिलाएंगे। तो कहां पर मिला ये दोनों? यहाँ पर। तो यही बिंदु जो है, यही बिंदु जो है तो आपका 4 और 5 होगा। यह बिंदु क्या होगा? 4 और 5 होगा।
यह बिंदु क्या होगा, 4 और 5 होगा। अगर मान लेते हैं कि कह देगा कि -4 और 5, -4 और 5, हम कहेंगे कि माइनस में है तो कोई बात नहीं है। अगर x माइनस में है तो हम बाएं साइड में जाएंगे, माइनस है तो बाएं साइड, प्लस है तो दाहिना साइड, तो बाएं में जाएंगे। 1 2 3 4, माइनस में है तो माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, माइनस का 4 होगा। लेकिन y प्लस में है, y किस में है, प्लस में, तो फिर से 5 जाएंगे, तो यह तो 1 भी लिखा ही हुआ, 1 2 3 4 5, 5 किधर, तो इधर। अब 4 किधर, -4 इधर, तो यह बिंदु कितना हो जाएगा, यह बिंदु हो जाएगा 4 -4 5, ठीक है, -4 5। अगर ऐसा कर दे कि 4 और -5 कहाँ होगा, 4 और -5, तो देख लीजिए 4 तो दाहिने साइड जाएंगे लेकिन 5 माइनस में, तो मान लेते हैं कि 5 माइनस में यहाँ पर आ गया, यहाँ पर -5 आ गया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे, यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे, और यह दोनों बिंदु जो है यही कहलाएगा 4 और -5। अगर हमसे कह देगा कि -5 और -4, तो यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिए -4 और -5। क्या लिखना है, पहले x को लिखना है और फिर y को लिखना है, पहले x नियामक लिखना है और फिर y नियामक लिखना है। पहले किसको खोजना है, x को और फिर y को, पहले x को और फिर y को, पहले x को और फिर y को। तो हम इस प्रकार से समझे कि अगर कोई बिंदु को, तो कहिएगा कि सर इसको क्या कहेंगे, तो दोस्तों इसको कहते हैं ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, न इधर से ऊपर गया न नीचे गया, न दाएं गया न बाएं गया, बेचारा जीरो का जीरो, तो 0 0। एग्जाम में पूछेगा मूल बिंदु का नियामक होता है, मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0, का नियामक क्या होता है 0 0। जहां पर x और y नियामक मिलता है, x अक्ष और y अक्ष जहां पर एक दूसरे को मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, x अक्ष और y अक्ष जहां पर मिलता है उसको क्या मूल कहते बिंदु, हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0 0 होता है। पूरे को क्या कहते हैं, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, अर्थात एक्स वाई नियामक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स वाई नियामक। अब इस नियामक में हमसे एग्जाम में पूछ देगा कि 4 - 5 में एक्स निर्देशांक कितना है, एक्स निर्देशांक। देखिए आपसे पूछेगा एक्स निर्देशांक कितना है इसमें, तो पहले का बोला है एक्स होता है तो 4, एक्स निर्देशांक कितना हो जाएगा 4, और वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा, वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा 5, वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा 5 की -5 -5, ठीक है, कितना हो जाएगा -5। तो ये समझ में आ रहा है, सर चलिए। यस सर। तो अभी हम लोग क्या क्या समझे, प्रथम पाद क्या होता है, द्वितीय पाद क्या होता है, तृतीय पाद क्या होता है, चतुर्थ पाद क्या होता है, कोई बिंदु किस पाद में है यह देखें, कौन सा बिंदु किस बिंदु, मतलब कि हमको पूछ देगा कि 6 और -4 किस पाद में है, 6 और -4, 6 और -4, पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस और फिर माइनस, चतुर्थ किसमें हो जाएगा, चतुर्थ में। चतुर्थ, माइनस किसमें हो जाएगा, -4 और 6 द्वितीय पाद, द्वितीय पाद में कितना हो जाएगा, द्वितीय पाद में। द्वितीय पाद, -4 और -8 कितना हो जाएगा, तृतीय पाद, तृतीय पाद, 8 और -4 चतुर्थ, चतुर्थ पाद, हाँ 8 और 4 चतुर्थ पाद में, ठीक है। और कह देगा कि 4 और -8 किस पाद में होगा, 4 और माइनस चतुर्थ पाद, हाँ चतुर्थ पाद में ही है। चलो बहुत अच्छा, अर्थात कि 4 0 किस पाद में है, 4 प्रथम पाद, तो दोस्तों 4 0 किसी पाद में स्थित
नहीं है, 4 जीरो किसी भी पाद में स्थित नहीं है, यह एक अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है? एक अक्ष पर। देखिए यह कहाँ स्थित है? तो एक अक्ष पर स्थित है ना। वह एक अक्ष मतलब कि प्रथम पाद में कैसे कह देंगे, हम तो इसको चतुर्थ पाद में भी कह देंगे। आप कहिए कि प्रथम पाद में है, तो हम कहेंगे कि नहीं इसमें है, तो ना वह प्रथम पाद में है ना चतुर्थ पाद में है। एक सैंतीस के ऊपर है, एक सैंतीस उसका 4 है, लेकिन कहा कि ऊपर जाएंगे कि नीचे, तो कहा ना हम ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, हम यहीं पर है। ठीक है, यहीं पे रहो, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम पाद, प्रथम पाद एक अक्ष पर एग्जाम में पूछेगा 4 स्थित है, 4 जीरो स्थित है। एक साथ द्वितीय वाई अक्ष, ठीक है, ये 4 ऑप्शन था। अब वह कंट्रोलर रहेगा तो कहेगा कि 4 जीरो प्लस प्लस मार दे पति के पास कौन पढ़ेगा, प्लस प्लस थोड़ी है, जीरो प्लस नहीं होता है, जीरो नॉन निगेटिव, जीरो ना ही धनात्मक है ना ऋणात्मक है, न ऊपर गया न नीचे गया, तो ऊपर नीचे जाता तब ना पाद, पाद पर गया ही नहीं, कहा कि हम कहा रहेंगे अक्ष पर, अर्थात एक अक्ष पर। तो एक अक्ष पर देखिए, एक अक्ष वाई निर्देशांक कितना है बाबू? 0। एग्जाम में यह भी सवाल पूछ सकता है कि एक अक्ष पर वाई निर्देशांक होता है 0, -0, +0, ऐसा नहीं पूछता है। -0 थोड़े होता है, +0 थोड़े होता है। गधा कहाँ से कहेगा कि एक अक्ष स्थित होता है, एक अक्ष पर कोई बिंदु है तो वाई निर्देशांक कितना होगा? तो सीधा 0। कितना होगा? सीधा 0। कहेगा कि 0 - 5 किस अक्ष में है, किस अक्ष पर है? वाई अक्ष। हाँ, क्योंकि एक नियामक 0 हो गया, एक निर्देशांक, एक निर्देशांक जो है, एक निर्देशांक 0 हो गया तो वाई अक्ष पर हो गया। तो क्या समझे, अगर किसी बिंदु का एक्स नियामक दिया हो और वाई नियामक नहीं दिया हो, अर्थात 0 दिया हो, तो वह एक अक्ष पर होगा। अगर किसी बिंदु में एक्स निर्देशांक 0 हो जाए तो वह वाई नियामक पर होगा। कहेगा कि 0, हम कहेंगे फिर 0 कहाँ जाएंगे, ऊपर कि नीचे? कहेगा कि हम नीचे जाएंगे क्योंकि माइनस में है हम, तो हम कहेंगे कि जाओ नीचे, आ गया। तो यह कहेगा कि किस पाद में है, बताओ किस पाद में है, यह किस पाद में है? कहेंगे कि किसी पाद में नहीं है बाबू, बाबू साहब यह जो है वाई अक्ष पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाई अक्ष पर। मूल बिंदु से नीचे क्यों पर? तो नीचे, क्योंकि माइनस में है। तो हम लोग यहाँ पर हम यह समझे, देखिए सबसे इंपोर्टेंट चीज कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई निर्देशांक 0 होता है। एक अक्ष पर कोई बिंदु है, एक अक्ष पर स्थित 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 है, तो उसका एक अक्ष पर स्थित है तो उसका वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0। और वाई अक्ष पर स्थित होगा, वाई अक्ष पर स्थित होगा नियामक 0 होगा, या एक्स निर्देशांक क्या होगा उसका? 0 होगा। अर्थात एक्स पर होगा तो वाई निर्देशांक 0 और वाई पर होगा तो एक्स निर्देशांक 0। तो देखिए हम लोग अभी तक यहाँ तक पढ़े हैं, वहां से क्या क्या सवाल पूछ सकता है। अभी हम लोग भुज और कोटि भी समझाएंगे कि क्या होता है भुज और क्या होता है कोटि। अभी इसको एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहला सवाल, एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, मूल बिंदु का नियामक होता है,
मूल बिंदु का नियामक। 0 0। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0। पूछेगा एक अक्ष पर स्थित, एक अक्ष पर स्थित y एक नियामक। अक्ष पर बिंदु बिंदु का नियामक होता है। एक y अक्ष पर अक्ष स्थित का y निर्देशांक होगा, y निर्देशांक होगा कितना? तो 0। ठीक है। y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक होगा, यह भी 0, यह भी क्या होगा? 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछेगा कि निम्न में से कौन x अक्ष पर स्थित है। ठीक है। निम्न में से कौन x अक्ष पर स्थित है? ठीक है। कौन x अक्ष पर स्थित है? बताना है x अक्ष पर स्थित कौन सा है? अच्छा, x अक्ष पर कौन सा स्थित है? बताइए x अक्ष पर कौन सा स्थित है? हाँ, तो y नियामक 0 होना चाहिए, y निर्देशांक कितना होना चाहिए? 0। तो y किसमें 0 है? इसमें। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। हमसे कहेगा तृतीय पाद में स्थित है। बताइए, इसी क्वेश्चन को बता दिए, तृतीय पाद में स्थित है। -5 -3। तृतीय पाद में दोनों माइनस होना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। हमसे कहेगा कि y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, तो y पर x 0 होना चाहिए, x कितना होना चाहिए? 0। तो इसमें भी x 0 है, इसमें भी x 0 है, तो यह दोनों हो जाएगा। ठीक है। आंसर A और B हो जाएगा। किसी को कोई? नो सर। चलिए, तो इतना हम लोग को समझ में आया कि यहाँ तक जो है सवाल पूछ सकता है, यानी कि पहला पाद में स्थित बिंदु का नियामक क्या होता है, एक अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, y अक्ष पर स्थित निर्देशांक क्या होता है। ठीक है। आगे बताना है मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। ठीक है। मूल बिंदु के बाद आप लोगों से पूछेगा, अब देखिए, एक होता है भुज और कोटि। भुज और कोटि समझ लीजिए। भुज और कोटि कुछ भी नहीं है, एक्स वाई। भुज को एक्स, कोटि को वाई, भुज को एक्स, कोटि को वाई। तब ये बता दीजिए आप ही लोग कि भुजा है, अगर हम खड़ा होंगे तो यह क्या हो जाएगा? भुजा। तो एक्स क्या हो जाएगा? भुजा, यानी कि भुज। और कोठी कैसा रहता है? घरे का कोठी खड़ा रहता है, कोठी को इसे सुता के रखते हैं रे, बताओ। खड़ा रखते हैं। घर में कोठी रखते हैं तो इसे सुता के रखते हैं, खड़ा। खड़ा करके रखते हैं, तब ना इसमें चावल धान कुछ रखते हैं। तो ये हो गया कोटि, यानी कि वाई। ठीक है। और एक हो गया भुज, यह आपका भुज और कोटि का संबंध खत्म। तो यानी कि एग्जाम में पूछेगा कि 4 3 में भुज कितना है, तो भुज हो जाएगा 4। और कोटि कितना हो जाएगा? 3। कोटि कितना हो जाएगा? 3। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। एक्स निर्देशांक यानी कि एक्स जिससे दर्शाते हैं उसको हम लोग भुज कहते हैं, और वाई जिससे दर्शाते हैं उसको कोटि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। आगे देखिए, भुज और कोटि के बाद हम लोग देखते हैं सवाल यहाँ से और क्या पूछेगा। अब तुम लोगों का ये जो हम लोग पढ़ा रहे थे अभी तक जो पढ़े हैं वो 9th में पढ़ना था। किसमें पढ़ना था? 9th में।
अब हम लोग 10th वाला स्टार्ट कर रहे हैं। मेन रूप से 10th यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। मेन रूप से जो 10th है यहीं से स्टार्ट होता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका मूल बिंदु है 0 0 है, तो 0 0 है तो मूल बिंदु है। मूल बिंदु को किस चीज से सूचित करते हैं? ओरिजिन ओ से सूचित करते हैं। ओरिजिन ओ से सूचित करते हैं, उसका नियामक 0 0 होता है। अब कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है, अब कहेगा कि इसके बीच का दूरी क्या होगा, इसके बीच का दूरी क्या होगा। देखिए अब समझना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसके बीच का दूरी अर्थात यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, ये पूछ रहा है, ये ओ है, मान लेते हैं कि यह ए है या पी है, मान लेते हैं कि पी है। क्या है? पी। क्या लिखा है? होता है, मतलब पावरफुल होता है। क्या होता है रे? पावरफुल। प्रेसिडेंट मतलब पावरफुल। उससे भी ज्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। ये भी किस चीज से स्टार्ट होता है? पी से ही स्टार्ट होता है, यानी कि पी सही है। चलो तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यह प्रथम पाद में है तो 4 और 3 होगा, या कुछ भी होगा, 3 और 4 होगा। जैसे कि यहाँ पर है तो हम थोड़ा सा दिखाने का कोशिश किए हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना इकाई है दोस्तों, तो 4 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक यह कितना है? 3। अब सेंटीमीटर किलोमीटर इकाई में लिखा रहता है, कोई इकाई नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर हम लोग इकाई को छोड़ दिए, इकाई ही लिखेंगे। अब इसका दूरी निकालना है, यह कितना दूर है, यह कितना दूर है, ठीक है। या इसका इसका 5 पूछेगा ओ से पी के बीच के दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होगा, तो न्यूनतम दूरी भी वही होता है। अब यहाँ से देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लोग सवाल के माध्यम से समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है, और यहाँ से यहाँ 3 है, तो यह भी कितना होगा, 3। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कौन बन रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 90 समकोण। डिग्री हो गया, तो समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज के लिए यह क्या हो गया, कर्ण। और कर्ण का लंबाई क्या होता है, कर्ण का लंबाई होता है स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाँ, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। नहीं, तो यहाँ से देखें तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, अर्थात 25। 25 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो किसी बिंदु का मूल बिंदु से सूत्र निकालना हम लोगों को आना चाहिए। चलिए, किसी बिंदु से एग्जाम में पूछेगा कि मूल बिंदु से 4 3 का कितना दूरी होगा, या मूल बिंदु से कितने दूर पर स्थित है, मूल बिंदु से उसका न्यूनतम दूरी क्या होगा। सवाल क्या पूछेगा, देखिए मूल बिंदु जैसे ओ कर ए कर दिए, एक्स वाई क्या कर दिया, कह दिया कि बिंदु ए इसके बगल में दे दिया, क्या दे दिया, एक्स वाई। इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है। मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। या दूसरा सवाल पूछ सकता है इतना ही कि ए एक्स वाई से मूल बिंदु का न्यूनतम दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, कोई बिंदु एक्स वाई है, कोई बिंदु एक्स वाई है, उसका मूल बिंदु से दूरी पूछे या इतना से न्यूनतम दूरी पूछे, ठीक है। तो मान लेते हैं, अब हम लोग इसको फॉर्मूला के रूप में साबित पहले कर ले। तो यह आपका क्या है दोस्तों, मूल बिंदु है। क्या है यह, मूल बिंदु ओ है। अब मान लेते हैं कि यह बिंदु एक्स वाई है, कुछ भी कहीं भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कुछ भी हो सकता है। जरूर एक्स वाई दिया हुआ, इसका मतलब एक्स बराबर -4 भी हो सकता है, वाई बराबर -3 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। तो आप किसी में पाद में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं कि हम तृतीय पाद में अगर हमको लेने का मन हुआ तो हम तृतीय पाद में ले ले, कोई दिक्कत थोड़े है। या चतुर्थ पाद में, फोर्थ पाद में, मतलब किसी में भी लिख सकते हैं। तो चलो आप लोग जिसमें कहिएगा उसमें हम लिखकर दर्शा देंगे कि उसका जो फॉर्मूला होता है वह कैसे आ जाता है। तो यह आपका मूल बिंदु है, ठीक है, 0 0।
किसी से सूचित करते हैं तो ओ से। हम एक बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले लिए, या आप कहिए तो यहाँ पर ले लेंगे, आप कहिए तो यहाँ पर ले लेंगे, आप कहिए तो यहाँ पर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप कहीं भी लेकर साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो यह बिंदु है, तो चूंकि इसका नियामक x और y है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है यह कितना होगा, यही तो x होगा, यही कितना होगा x, और यह कितना होगा y, यह कितना होगा y। अब इसके बीच का दूरी हमको यहाँ से निकालना, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, 90 डिग्री त्रिभुज बन गया। क्योंकि यह a है तब इसको b कर लेते हैं, जो क्या कर लेते हैं b। तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज बी ए ओ में, देखिए तो बी ए ओ में, चाहे ओ ए बी में, आप ऐसे ही लिख सकते हैं ओ ए बी में, ओ ए बी, ओ ए बी में कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है। ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि लिखेंगे, चूंकि एंगल ए बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री, इसीलिए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर, अर्थात ओ ए कितना है, ओ ए तो एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा कितना, तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस बात को याद रखना है कि दो बिंदुओं में एक बिंदु अगर मूल बिंदु हो, दो बिंदुओं में अगर एक बिंदु मूल बिंदु हो, तो उसमें मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर किसी को छापना है तो स्क्रीनशॉट ले ले, रूम पर छाप लेगा। एग्जाम में क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि -5 -12, -5 12, ठीक है, 5 12, या पूछ देगा कि 2 3, या -2 -3, 3 माइनस, कुछ भी पूछ दे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये बीच जैसे में सवाल दे देगा कि यह चाहिए कितनी दूर पर स्थित है, सवाल यही रहेगा कि बिंदु 2 3 या -2 3 या 2 4 या इतना मूल बिंदु से इस दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। सवाल में यह बिंदु दे देगा या इसके अलावा कोई भी बिंदु दे देगा। 2 नंबर में एक क्वेश्चन फिक्स है, 2 नंबर में एक क्वेश्चन फिक्स है। अभी तक जो पढ़ा है उससे 2 नंबर और 2 नंबर यह, आपका 4 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है। 4 नंबर यहाँ से आना ही आना है। अगर पीछे मतलब नहीं देखे तो शुरू से एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपका 4 नंबर यहाँ से आना ही आना है। तो मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए। तो मूल बिंदु से दूरी सिंपल फार्मूला, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे और इस फार्मूला पर लगा देंगे, इस फार्मूला पर क्या कर देंगे, लगा देंगे, ठीक ना। इस फार्मूला को हम लोग क्या कर देंगे, लगा देंगे। ए कर रहा था तो यहाँ पर ए कर दिया, इसको बी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर लगा देंगे फार्मूला, ओ ए बराबर या ओपी बराबर, आपको ओ एक्स लिखना है, ओ एल लिखना है, ओ जी लिखना है, ओ जी, ठीक है। हम लिख दिए, बिंदु को जी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो इस बिंदु को अगर हम जी मान लेंगे तो ओ जी हो जाएगा, सुनो जी हो जाएगा, ठीक है। तो रूट अंडर 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। अगर ये लगाना है तो रूट अंडर -2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, -3 का कोई भी बिंदु लगाना है फार्मूला पर डाल देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, रूट अंडर। यह पूछे यह पूछे यह पूछे यह पूछे, इसका कितना होगा,
लिखेंगे क्या, इकाई। रूट अंडर 13 इकाई लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हो जाएगा गलत। रूट अंडर 13 इकाई। इसका पूछेगा तो कोई बात नहीं है, -5, ठीक है, -12 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, इसको हम पी मान लेते हैं, तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर -5 का स्क्वायर मेरा प्लस ही होगा। 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर 25 और प्लस 144 अर्थात 169 बराबर हो जाएगा 13 इकाई। तो यहाँ पर रूट अंडर 13 है, यहाँ पर 13 है, कितना अच्छी बात है कि सब 13 13 आ रहा है, सब क्या रहा है 13 13, ठीक है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब 13 है, सब 13, ठीक है, सब क्या है 13। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी निकालना बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है, सीधा एग्जाम में पूछेगा उसको छाप देना। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, दो संख्या दिया रहेगा, दोनों संख्या को स्क्वायर कर देंगे, दोनों संख्या को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। रूट अंदर 16 + 25 आ जाएगा, तो 16 25 हो जाएगा 31 41, तो रूट अंदर 41 इकाई हो जाएगा। अगर दे दिया -12, ठीक है, या दे दो, मान लो कि 24 दे दे, पिता के 7 दे दे, तो कोई बात नहीं है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, तीनों को जोड़ देंगे तो 625, 625 का कितना होता है 25 इकाई। याद होना चाहिए, स्क्वायर हम लोग याद किए थे, करवाए थे, आपको याद होना चाहिए, 10 से आपका सवाल बन जाएगा। तो अभी हम लोग मूल बिंदु से दूरी निकालना सीखे हैं, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी निकालना क्या है, बहुत ही आसान है, और आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यह छपने वाला क्वेश्चन है। जैसे ही छपे इसको क्या करके आ जाना है, छाप के आ जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, हम लोग दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करेंगे। किसका दूरी, दो बिंदुओं का दूरी। अब देखिए दो बिंदुओं का दूरी ज्ञात करना कितना आसान है। क्यों पढ़ते हैं दो बिंदुओं का दूरी, इससे क्या क्या फायदे है। पहल का एक्सरसाइज मेन यही है, दो बिंदुओं का दूरी और उसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। दो बिंदुओं का दूरी अगर हमको निकालना आ सकता है, तो अगर 4 बिंदु दिया हुआ है तो हम पता कर सकते हैं कि वह चारों बिंदु वर्ग का भुजा है, कि आयत का भुजा है, कि समांतर चतुर्भुज का है, कि समचतुर्भुज का है, ठीक है। आयत है कि नहीं है, वर्ग है कि नहीं है, समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है। अगर 3 गो भुजा दे दिया, 3 गो भुजा दे दिया, सॉरी 3 गो भुजा कहते हैं, 3 गो बिंदु दे दिया, तो हम पता कर सकते हैं कि तीनों बिंदु सीधा में होगा कि तीनों बिंदु सीधा नहीं होगा। सीधा में होगा तो त्रिभुज नहीं होगा, और सीधा नहीं होगा तो त्रिभुज होगा। 3 गो बिंदु कैसा खींच देंगे, अगर सीधा नहीं है तो उससे त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। देख लीजिए, मान लेते हैं कि एगो बिंदु यहाँ दे दिए, एगो यहाँ दे दिए, एगो यहाँ, तो त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा ना। तो क्या साबित करना है, साबित करना है तो पहले तो यह समझ ले कि दो बिंदुओं का निकालते कैसे हैं, और फिर उसका हम लोग निकालेंगे, ठीक है, कि कोई त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, इस सब पर चर्चा करेंगे। और मेन यही इस एक्सरसाइज का यही उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य भी हम लोग पढ़ेंगे कि वह संरेख होगा कि नहीं होगा। संरेख मतलब एक ही रेख में, संरेख का क्या मतलब होता है, संरेख, ठीक है, संरेख का मतलब होता है स मतलब समान और रेख मतलब रेखा। अगर समान रेखा में है तो संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दो बिंदु संरेख है कि नहीं है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 7.1, ठीक है, 7.3, 7.1 और 7.3, और बाकी पर 7.2 जो है कल का क्लास में करेंगे। आज के क्लास में क्या करेंगे, 7.1 और 7.3, चाहे कि इसी से संबंधित है। अब आगे देखिए, दो बिंदुओं का दूरी, जैसे में मान लेते हैं एक बिंदु ए है, इसका नियामक x1 y1 है, और दूसरा बिंदु बी है, ठीक है, इसका नियामक x2 y2 है। दो बिंदु है तो एगो को x1 y1 ले लिए, एगो को हम निकाल लिए, ठीक है।
अब इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी हमको ज्ञात करना है कि दोनों बिंदु के बीच का दूरी क्या होगा। तो फिर से हम लोग एक आदर्श स्थिति लेते हैं। क्या लेंगे? एक आदर्श स्थिति। मतलब एक्स वाई निर्देशांक में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को खींच दिए। दो बिंदु लेना है। मान लेते हैं एक बिंदु हम यहाँ पर ले लिए, ठीक है, ए x1 y1, ठीक है। एक बिंदु आप कहीं पे मान लेते यहाँ पर ले लिए। आपकी इच्छा है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। जहां भी लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन है तो यहाँ पर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपको केवल लेना है, आपको केवल क्या करना है? लेना है। दो बिंदु कहीं भी ले सकते। तो हम लोग अभी दो बिंदुओं को देखते हैं। फिर से आपको जहां मन है वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो हम एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ए, और दूसरा बिंदु इसी चीज में बी ले लेते हैं। कोई भी दो बिंदु हमेशा रेख में होता है। अब दो बिंदु को कहीं भी खींच दीजिए, उस पर से रेखा तो खींच ही सकते हैं। दो बिंदुओं से केवल और केवल कितने रेखा खींचे जा सकते हैं? आपके एग्जाम में ये पूछे वाला क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो केवल एक। दो बिंदुओं से केवल कितनी रेखा खींची जा सकती है? दो निश्चित बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। और एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है? कोई बताओ। एक रेखा अनंत। से कितनी? अनंत। एक से अनंत खींच सकते हैं, एक से अनंत खींच सकते हैं, ठीक है। और दूगो से कम एगो खिंचावे करेगा। दूगो से कम एक तो खिंचाएगा ही खिंचाएगा। समझ में आ रहा है ना? चाहे आप कहीं भी खींच दीजिए, लेकिन उसको सीधा कर सकते हैं आप। चाहे यहाँ खींच दीजिए, वो यहाँ, आप जहां कहिए उसको सीधा कर सकते हैं। अर्थात दो बिंदुओं से अधिकतम कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक। दो बिंदुओं से अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक, ठीक है। और तीन बिंदु से एक भी नहीं। अधिकतम की बात करेगा, अधिकतम तो एक हो सकता है। कब? जब तीनों सीध में हो तब, जब तीनों सीध में हो तब। लेकिन तीन रेखा या तीन से अधिक रेखाओं पर निश्चित नहीं है कि रेखा खिंचाएगा ही, ठीक है। अगर रेखा खिंचा रहा है इसका मतलब वह तीनों या तीन से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित होगा तभी, जब वह सभी एक सीध में होगी। लेकिन दो बिंदु कहीं भी खींच दीजिए वह सीध में होगा ही होगा। दो बिंदु कहीं भी खींच दीजिएगा तो वह सीध में होगा ही होगा। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। थोड़ा सा छोटा बना, मतलब कि दिखाने के लिए यहाँ पर एक बिंदु ले लिए, एक बिंदु यहाँ पर। आप कहे कि इसको सर x1 y1 मान लिया, हम कहे कि ठीक। इसको क्या मान लिए? x2 y2 मान लिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्योंकि x1 है तो इसका मतलब यह हुआ कि इतना दूर जो है, इतना दूर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह कितना होगा? x1 होगा। कहिएगा कि ठीक। अगर यह x2 है तो इसका मतलब क्या कहिएगा? कहिएगा कि सर इसका मतलब यह हुआ कि यह x2 होगा। हम कहेंगे कि बिल्कुल सही। अभी पढ़ाए हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही x में यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यहाँ पर x1 में लिख दिए। इसका मतलब यहाँ तक x1 है और यह पूरा x2 है। मान लेते हैं कि यह कितना है बाबू? पूरा मान लेते हैं कि 10 है। पूरा कितना है? 10। यहाँ तक अगर 4 है, यहाँ तक 4 है या 3 है, तो बताइएगा कि कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक? बताइए आप लोग, एनी बडी, कोई भी बडी बोल सकता है। और प्रश्न पूरा बोलिए। 10, यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 दे दिया। 10 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी दे दिया। 7 ये होगा। आपको बताया कितना होगा? 7 या 10-3। हम इसको लिख सकते हैं 10-3, ठीक है ना, यानी कि 7 लिख सकते हैं। बहुत होशियार है। तो हम कहेंगे कि चलो बाबू तुम्हारा भी काम हम खत्म कर दे, चाहे तू रहेगा अलग अलग, मतलब कि दिखाने के लिए 10, लेकिन वास्तव में क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 की x1 माइनस x2, ये बताइए। x2 माइनस x1। हाँ, गलती से कोई बकलोलवा कर देगा x1 माइनस x2, रे बेहुदा यहाँ पर तुम 3 माइनस 10 थोड़ी कर दोगे। इस बात को भी अगर आपको एग्जाम में साबित करने के लिए कर दे कि साबित करे, क्या कहेगा? साबित करे कि दो बिंदुओं के बीच का दूरी जो होता है √अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर होता है। इसको साबित करके दिखाइए।
पहले एग्जाम में पूछता था, अब तो एग्जाम को हल्का कर दिया है, बच्चों को नंबर दे दो, बच्चों तो पढ़ता नहीं है। देखो सरकार को भविष्य बर्बाद करने का बहुत अच्छा तरीका मिल गया, सबको पास कर दो, सबको फर्स्ट डिवीजन दे दो, 10,000 दे दो, ठीक है, ताकि ना कोई फेल करेगा ना पढ़ाई छोड़ेगा, न फेल करेगा न पढ़ाई छोड़ेगा। पहले क्या होता था, 10th में फेल कर देता था, फेल होने के बाद क्या करता था आदमी, या तो अगली बार खूब मन से पढ़ेगा, खूब मन से पढ़ेगा, नहीं तो पढ़ाई छोड़ देगा। अभी क्या हो रहा है, कोई फेल नहीं कर रहा है, फेल वह कर रहा है जिसको मतलब देख कर भी लिखने नहीं आता है, वही फेल कर रहा है। अगर आजकल कोई फेल किया है तो इसका मतलब समझ लो कि वह देख कर भी लिख नहीं पाता है, ठीक है, फेल वही करता है आजकल। पढ़ा लिखा की बातें नहीं हम कर रहे हैं, पढ़ा लिखा की तो बातें छोड़ो, जो देख कर लिख नहीं जिसको लिखने ही नहीं आता है वो फेल करता है। अब सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन कौन आता है, जिसको देख के लिखने आता है, जिसको देख के लिखने आता है वह सेकेंड डिवीजन करता है। अगर कोई आजकल मैट्रिक के एग्जाम में सेकेंड डिवीजन है तो समझ लो कि देख के लिखने आता है उसको, और फर्स्ट डिवीजन थोड़ा मोड़ा पढ़ता है, 400 से कम है तो आजकल थोड़ा मोड़ा पढ़ता है, 400 से अधिक है तो समझो कि थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक पढ़ता है। अगर कोई फर्स्ट डिवीजन नहीं है, मतलब सेकेंड और थर्ड है, तो समझ लो कि उसको देख के लिखने आता है, चोरी करने आता है, ठीक है। और जो फेल कर गया उसको मतलब देखियो के नहीं लिखने आता है। और फर्स्ट डिवीजन है, 400 से कम है तो थोड़ा मोड़ा पढ़ाई किया है और थोड़ा मोड़ा चोरी करने आता है, और 400 से ऊपर है तो मतलब ठीक है। तो अब हम इसी हिसाब से जज भी करते हैं। तो समझ लीजिए यह क्या है, शादी करने के लिए देता है, अब तो नहीं देता है, अब सोचता है कि बच्चा ये सब थोड़े पढ़ता है, तो यह साल पास कर दिया तो भविष्य कैसे बर्बाद हो गया, बता रहे हैं। सरकार कितना अच्छा उपाय खोजा है, अगर फेल कर जाओगे तो काम खोजोगे, फेल कर जाओगे तब भी काम खोजोगे कि भाई हमको काम चाहिए, हम पढ़ाई लिखाई हमसे नहीं होगा, तो कुछ करोगे, फैक्ट्री में जाओगे चाहे कहीं जाओगे। अगर फेल नहीं किया, फर्स्ट डिवीजन आ गया या सेकेंड डिवीजन आ गया तो इंटर में 2 साल और पढ़ोगे, फिर 2 साल और पढ़ने के बाद फिर फर्स्ट डिवीजन से पास कर देगा, तो 3 साल और 3 साल जो है और रुकेगा कि नहीं, फर्स्ट डिवीजन आया तो बीए भी करिए ले, बीए भी करेगा, और 2-4 साल तब कंपटीशन की तैयारी करेगा कि हम भी कंपटीशन की तैयारी कर ले, सरकारी नौकरी कर ले। लेकिन बेटा तू पीछे पढ़ा नहीं है तो इस बार तुमसे पढ़ने वाला बहुत है, नौकरी 200 में से 1 विद्यार्थी को लगता है। ग्रुप डी जो सबसे कमजोर है, 1.5 करोड़ विद्यार्थी भरा है 1 लाख फॉर्म के लिए, 1 लाख से भी कम सीट है, 1.5 करोड़ फॉर्म भरा है। एनटीपीसी 1.5 करोड़ लड़का फॉर्म भरा है, केवल 35,000 सीट है, 35,000 सीट में 1.5 करोड़ यानी कि 150 लाख, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख भी नहीं, 100 लाख, 150 लाख, ठीक है, 150 लाख, कई हजार सीट है, ये 35,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हो गया 35,000। अब लिखते हैं 1.5 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और देखिए 1 करोड़ 50 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब इससे भाग कर दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, काट दिए, 35 अब बटा 1.5 यानी कि 15,000। इसको और काटना है हमको मन है, हम कहेंगे कि चलो इसको थोड़ा सा 30 कर देते हैं तो एगो और कट जाएगा, इधर से एगो और काट देते हैं 500, मतलब कि अनार एगो है, अनार एगो है, खाने वाला 500 है, अनार एगो है, खाने वाला क्या गो है रे, 500 मार होगा। तब बताओ कि कितना कठिन है कंपटीशन का एग्जाम। इसीलिए भीड़ बहुत है दोस्तों, तो अभी से पढ़ना क्या है जरूरी है, क्योंकि आप परीक्षा फॉर्म भर के पास नहीं कर सकते हैं कि फॉर्म भर देंगे उसके बाद तैयारी करेंगे। जो शुरू से पढ़ रहा है वही अच्छा करता है, तुम लोग भी जानते हो 10th में वही अच्छा करेगा, वही टॉप करेगा जो शुरू से पढ़ा है।
अभी से जो पढ़ेगा अच्छा करेगा, लेकिन अब कहेगा कि हम डायरेक्ट टॉप कर देंगे एक 10 दिन पढ़ के, तो ऐसा थोड़े होता है, चाहे 1 महीना पढ़ के, ऐसा नहीं होता, इसको शुरू से पढ़ना पड़ता है। तो मेरे भी कहने का मतलब यही है कि समझना जरूरी है, और अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी से भी पढ़ोगे तो आसानी से ले सकते हो सरकारी जॉब या कहीं भी। आजकल तो सोचो कि प्राइवेट में चले जाए, तो अगर अच्छा कंपनी में जाना है तो वहां पर प्लेसमेंट भी होता है, तो कोई भी आएगा आईआईटी में आएगा, या कोई सीए बनना चाहता है, या कोई भी बनना चाहता है, कोई मैनेजमेंट करेगा, तो ऊपर से कोई बाहरी कंपनी आएगा तो क्या करेगा, ऊपर के लड़का को उठाता है कि चलो यहाँ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन है, तो उसको उठाता है। तो पढ़ना क्या है, जरूरी है। खेलना क्या है, जरूरी है। गाना क्या है, जरूरी है। दुनिया का कोई भी काम खराब नहीं है, लेकिन जो भी काम करते हो ना, उसमें नंबर 1 होना जरूरी है। पढ़ना जरूरी नहीं है, हम कहाँ कहते पढ़ना जरूरी है, खेलना जरूरी, कूदना जरूरी। मतलब खेलो तो ऐसा खेलो कि उसमें नंबर 1 आ जाए, कुछ फेंको तो ऐसा फेंको कि नंबर 1 आ जाए, ठीक ना। नंबर 1 फेंकने वाला तो जानता है प्रधानमंत्री बन गया, समझ में आ रहा है। तो मतलब कि बोलने का ताकत अगर रखते हो तो ऐसा बोलो कि हाँ लोग तुमको समझे, जाने। नीरज चोपड़ा को देखो, फेंका तो एकदम गोल्ड जीत के आया, वैसे कोई वैल्यू नहीं देता है। मतलब कि नंबर 1 तुमको बनना पड़ेगा, तो कोई चीज में मेहनत बहुत है, ठीक ना। खेलता है, पढ़ाई उसके समक्ष जीरो है, खेलने के सामने पढ़ाई जीरो है। जितना मेहनत खेल में लगता है ना, उसके सामने जीरो मेहनत है पढ़ाई में, ठीक है। अब इंडिया की टीम के लिए अगर खेलना है तो क्या, वो ज्यादा से ज्यादा 100 गो खिलाड़ी पूरे भारत में चुनाएगा, लेकिन स्टेशन मास्टर बनना है तो अभी बताए 35,000 आया है वैकेंसी, समझ में आ रहा है ना। 35,000 खिलाड़ी थोड़े है, तो जहां संख्या कम होगा तो वहां मेहनत ज्यादा होता है, वहां पर कंपटीशन और ज्यादा होता है, भर भर दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो अक्सर अक्सर तुम लोग खाते ना, खाना छोड़ देना पड़ता है। गायक बनने के लिए भी वही कहानी है, या कोई भी आज स्टार है तो बाबू, स्टार हो जाने के बाद लोग को लगता है कि बहुत बनता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तो दोस्त, मेरे कहने का मतलब यही है कि खेलो तो खूब अच्छा से खेलो, पढ़ो तो खूब मन से पढ़ो। पढ़ना जरूरी नहीं है, खेलना जरूरी नहीं है, तुमको जो लगता है वही जरूरी है, लेकिन उसमें बहुत जरूरी समझो इसको, यानी कि प्राइमरी वर्क को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस देने की जरूरत है। अब इसके बीच का दूरी ज्ञात करना है, तो देखिए इसके बीच का दूरी हमको यहाँ से यहाँ तक ये निकालना है ये। तो हम सोचते हैं कि इसको हम एक बना दे त्रिभुज, और वो भी कैसा त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज, मेरा काम हो जाएगा। कहेगा कि ठीक बना दे। तो चूंकि यह ए है, अब इसको मान लिए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं, यह ए है, हम इसको ए कर दिए, यह बी कर दिए। अभी बताए कि यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा x2 माइनस x1। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यह क्या है, इतना दूर y1 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पूरा y2 होगा। कहेगा कि सर ये भी तो निकाल सकते हैं, हम कहेंगे कि हाँ y2 माइनस y1 हो जाएगा। कहिएगा ठीक सर, y2 माइनस ये y1 हो जाएगा, और जितना यह है उतना ही यह हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, x2 माइनस x2 माइनस x1। आप कहिएगा कि सर फॉर्मूला लगाना दीजिए, अभी तो बताए हैं जब पढ़ा रहे थे मूल बिंदु से दूरी, हम कहेंगे कि हाँ सही कहे हो, मूल बिंदु से दूरी पढ़ा रहे थे तो इसको बताए हैं, इस पर लगा दीजिए। अर्थात ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसको कुछ ही मान लो तुम अपने हिसाब से, मान लेते हैं पी, तो ए पी के स्क्वायर प्लस बी पी के स्क्वायर। कहिएगा ठीक, तो ए पी के स्क्वायर अर्थात x2 माइनस एक्स, यहाँ पर स्क्वायर है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर इतना, ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट में आ जाएगा x2 माइनस x1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए, यानी कि मजे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम लोग सीखे क्या है, हम लोग सीखे हैं कि दो बिंदुओं के बीच का दूरी कैसे निकालते हैं। इससे पहले क्या सीखे हैं, इससे पहले सीख रहे थे मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इस दोनों बिंदुओं का दूरी का फॉर्मूला करके हम लोग यहाँ से कर सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसके बीच का दूरी के फॉर्मूला से, दो बिंदुओं के बीच के दूरी के फॉर्मूला से किसी भी दो बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। अब आते हैं सवाल पर। सवाल पर आगे नहीं है तो मान लेते हैं कि एक बिंदु आप ले लीजिए 4 4 और -3 और दूसरा बिंदु ले लीजिए 7 और +1। अब कहा कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करें, इसके बीच का दूरी ज्ञात करें। फाइंड द कितने लिखा सर? नहीं दिख रहा है बी में कितने है? तो हम कहेंगे कि ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हो गया, y2 ये हो गया, x1 हो गया, y1 ये हो गया। ये मान रख देते हैं 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 और ये वो माइनस में फॉर्मूला है, तब माइनस का माइनस क्या प्लस 3 का। तो रूट अंडर 7 में से 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर, तो 9 और प्लस 16 यानी कि 25 हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 5, तो 5 इकाई दूरी हो जाएगा। तो समय बता रहा है कि 12:06 हो गया है। तो आज का क्लास यही पे रहने देते हैं। अगर आज रात में क्लास होगी इकोनॉमिक्स की, ठीक है, आज रात में। हाँ तो प्रॉब्लम कल करा देंगे एक साथ। इसका भी सवाल कैसे बनाएंगे, ठीक है। और इस पे इकोनॉमिक्स का क्लास आज शाम में 9 बजे से जब तक होगी, ठीक है। कब तक होगी रे, 9 बजे से जब तक होगी तब तक ही खत्म होना होगा, तब तक कौन सा चैप्टर, पहला चैप्टर, ठीक है। तो आज रात में 9 बजे से इकोनॉमिक्स की क्लास तब तक होगी जब तक कि खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो इतना आप लोग समझे और कल इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस हफ्ते मतलब इस हफ्ते हम लोगों को नियामक ज्यामिति को, ठीक है, खत्म कर लेना है। तो फिर मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़िए मन से, खुश रहिए, ज्यादा तनाव नहीं लेना है एग्जाम का, हमेशा खुश रहिए कि जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन पढ़ते रहना, अपना काम करते हुए, ये नहीं कि दबाव ले लिया कि अभी तक नहीं पढ़े तो क्या होगा, आगे कुछ नहीं होगा। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, दबाव लेकर कोई काम नहीं होता, ठीक है। खुश रहिए और खूब पढ़ाइए। चलिए तो फिर मिलते हैं कल।